प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है और मैं अपना काम करता हूं। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। वो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। पूरे परीक्षोपयोगी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर परीक्षा में विजयनगर साम्राज्य से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और इस प्रश्न में कभी ना कभी आप गलत कर जाते हैं। इसकी एक ही प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो बेहतर है जल्दी से आप लोग क्लास में आइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शर्त यह है कि प्रश्नों को बहुत धैर्य से और बहुत संयम के साथ हल करना है। प्रश्न पढ़िए पहले आप। प्रश्न क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य कब और किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया? तो यहां पर मैंने 2 प्रश्न फिक्स किए हैं, मिक्स किए हैं। कब आया और किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया? आप ध्यान से देखिएगा। 1336 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के काल में, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, 1387 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, या फिर 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसमें जवाब दे पाएंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन जैसे विकल्प साथ में हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें सही विकल्प है बी, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में बाय द वे केवल 1336 पे फोकस कर दिया और आगे नहीं गए तो फिर ये विकल्प गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तारीख तो सही है, सन तो सही दिया हुआ है, लेकिन शासनकाल, किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया? तो ऑल ऑफ यू नो ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। तो आई थिंक ये प्रश्न आपका सही हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। 2 प्रश्न हैं, हमेशा टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपीएससी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये प्रश्न ऐसे आया है, किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया। तो 2 प्रश्न मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और ध्यान रखिएगा यहां पर एक विकल्प और है, 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक का ही वो शासनकाल है। और यहां पर आपको पता है कौन सा साम्राज्य अपने अस्तित्व में आ रहा है? हमेशा पूछा गया है, बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हो रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, सीधे सीधे 4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। फिलहाल अगले प्रश्न 2 पर आप कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन 2 आपके सामने है और बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपसे डिस्कस कर दिया बहमनी साम्राज्य कब और किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया। और मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही ये डिस्कस किया है कि 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तद अनुसार आपका ये विकल्प सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इट मीन्स जल्दबाजी नहीं करनी है और बहुत ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन और पैसेंस के साथ आपको बैठना है। यहां पर आपको ये पता ही है कि यहां पर 1336 में विजयनगर है और बाकी बातें आपको पता है। कहिए तो मैं बता दूं, विजयनगर ऑल ऑफ यू नो, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो बहमनी साम्राज्य है 1347 में, उसकी स्थापना की थी किसने? हसन गंगू ने। हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह, ये उसकी उपाधि है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न भी मैंने आपके लिए शामिल किए हैं। और छोटे छोटे प्रश्न इसलिए भी ना कि आप गलती छोटे प्रश्नों में ही करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर भी देखिए कई प्रश्न आपको मिलेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, देखिए ये पहला ही दिखाई पड़ रहा है कि हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने की। तो पहला ही प्रश्न ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की। अब प्रश्न आपका ये है
किस संत की प्रेरणा से की? वो सायणाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, विद्यारण्य हैं या फिर अल्लासानी पेदन्ना है। 4 विकल्प आपके पास हैं। रिप्लाई करिए और खाली मत बैठिए। पूरे उत्साह के साथ, जब मैं आपके साथ काम कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ पूरे उत्साह के साथ काम करिए और जवाब दीजिए। तो कंफ्यूजन नहीं है इस प्रश्न में, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और आपको सभी को जवाब पता है कि संत विद्यारण्य हैं इसमें, है ना। और इन्हीं की प्रेरणा से दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर हो रही है बात? एक बात और है कि हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित वंश क्या कहलाता है? विजयनगर शासन जो साम्राज्य है उसमें पहला वंश कौन सा है? तो ऑल ऑफ यू नो, मुझे बताइए। संगम वंश है। यानी इनके द्वारा, जो हरिहर और बुक्का हैं, इनके द्वारा स्थापित वंश कौन सा है? तो वो वंश है संगम वंश। ये बात क्लियर हो रही है? जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं कि हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित वंश कौन सा है? संगम वंश है। इसका नाम संगम वंश क्यों पड़ा? बता पाएंगे क्यों? क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था। क्योंकि ये सब अच्छे प्रश्न हैं, आप ध्यान रखिएगा। और आप सब ये सोच कर रखिए कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। किसी भी एक छात्र का जो भी टेक्निकल, आप मुझसे कठिनतम टॉपिक्स पे बात करिए। जो आपको सबसे कठिन लग रहा है वो मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे, प्रश्नों के माध्यम से भी, और उस प्रश्न से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बशर्ते कि लगातार आपका क्लास में उपस्थित होना अनिवार्य है। चौथा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप देखिए, दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? और यहां पर ऑप्शन है ताजुद्दीन फिरोज, मलिक अंबर, महमूद गवां और हसन गंगू। और जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। कब की? 1347 में की, ठीक है ना। 1347 में की। किसके शासनकाल में की? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की। बहुत आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास लेके मत बैठिए क्लास में कि अरे ये तो हमको आता है। नहीं, वो जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो और उससे जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चाहे वो प्रश्न सरल हो या कठिन हो। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा कॉमन बात कह रहा हूं कि आपने सरल प्रश्न ही गलत किए हैं। हसन गंगू ने कौन सी उपाधि ली? तो आपको पता है, अलाउद्दीन बहमन शाह। इसी के नाम पर वो साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य। और आप मुझे बता सकते हैं बहमनी साम्राज्य की राजधानी इसने क्या बनाई? तो ऑल ऑफ यू नो, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, बता सकते हैं गुलबर्गा, ठीक है ना। ये इसकी राजधानी है। दिक्कत नहीं हो रही है ना कहीं पर? ठीक चल रहा है सब कुछ? अगला प्रश्न देखें। मैं आगे बढ़ूं, पहले आप इस सूचना का स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि ली। एक बात, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की कब की? 1347 ईस्वी में की। और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न मैं आपके लिए कंप्लीट करके ला रहा हूं। अगले प्रश्न पर नजर डालें। विजयनगर में हमेशा विदेशी यात्रियों से प्रश्न पूछे जाने की परंपरा सी रही है और मैंने सारे विदेशी यात्रियों को अपने आने वाले क्लास में कंक्लूड किया है, कंप्लीट किया है, टच किया है। तो पहला प्रश्न देखिए, वो कह रहा है कि इतालवी यात्री यानी इटालियन यात्री निकोली कोंटी एवं फारस के राजदूत
फारस के राजदूत अब्दुर रज़्ज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन पहला कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, फिर कह रहा है देवराय द्वितीय एवं देवराय प्रथम, फिर कह रहा है बुक्का द्वितीय और कृष्णदेवराय, और फाइनली ऑप्शन है देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। मुझे जवाब दे पाएंगे क्या आप? आसान है, इसमें दो प्रश्न मैंने मिक्स किए हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा विस्तार ना देना पड़े, एक ही साथ कई बातें क्लियर हो जाएं। हाँ ठीक है, और कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, और ये हैं देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर यह विकल्प अगर जल्दबाजी में आपने चुन दिया है तो यह गलत है, ये गलत है ये विकल्प। क्यों? क्योंकि जो निकोली कोंटी है ना, ये देवराय प्रथम के यहां है, ठीक है, और जो अब्दुर रज़्ज़ाक है तो वो देवराय द्वितीय के यहां है। तो तद अनुसार आप देखिए, निकोली कोंटी के लिए देवराय प्रथम आपके पास सामने है और देवराय द्वितीय के लिए अब्दुर रज़्ज़ाक आपके सामने है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी बात यह है, डोमिंगो पायस भी आया है, माहुआन भी आया है, सीजर फ्रेडरिक भी आया है, बारबोसा ने भी कुछ विवरण दिए हैं। तो फिलहाल आने वाले प्रश्नों में आप देखेंगे, मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो यहां पे फिर से आप ध्यान दीजिएगा, दो प्रश्न हैं, चार प्रश्न समझ लीजिए कि देवराय प्रथम के काल में कौन आया या फिर निकोली कोंटी किसके काल में आया, इस तरह करके आया है पीजीटी में प्रश्न, या फिर उसी तरह राजदूत के रूप में अब्दुर रज़्ज़ाक आया। और अब्दुर रज़्ज़ाक वाला अगर आपके पास पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हो तो मुझे लगता है आप ध्यान दीजिएगा, अब्दुर रज़्ज़ाक यात्रियों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। फिलहाल आप अगला क्वेश्चन देखिए। सुखद संयोग मानता हूं, अगला प्रश्न भी विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों से संबंधित है, और ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में किसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? मतलब इनमें विकल्प आपको आगे देखने को मिलेगा, अगले पृष्ठ पे देखने को मिलेगा। आप पहले बताइए, निकोली कोंटी आया है? तो बिल्कुल ठीक है, आया है। निकोली कोंटी किसके काल में आया है? मैंने अभी आपको बता दिया कि निकोली कोंटी देवराय प्रथम के काल में आया है। ओके, फिर ध्यान रखिएगा, अब्दुर रज़्ज़ाक आया है? तो बिल्कुल हाँ ठीक है, आया है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये देवराय द्वितीय के काल में आया है। ये टॉपिक वाइज मैं सीरीज जारी रखूं? आप सभी ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया है कि आपको अपनी तरफ से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं। आगे देखिएगा, माहुआन आया है? तो हाँ जी बिल्कुल आया है, माहुआन भी आया है। और आप मुझे बताइए कि माहुआन किसके काल में आया है? मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। डोमिंगो पायस आया है? तो मैं कह रहा हूँ हाँ आया है। किसके शासनकाल में आया है? मुझे बताइए, माहुआन किसके शासनकाल में आया है? नहीं बता पा रहे। डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आया है? चलिए मैं बता देता हूं, और अभी आगे भी चर्चा हो जाएगी। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया है, ठीक है। माहुआन मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया है। नूनिज आया है? हाँ आया है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, नूनिज किसके शासनकाल में भारत आया है? मैं नहीं बता रहा हूं। मार्को पोलो क्या विजयनगर आया है? तो मैं बता दूं, मार्को पोलो विजयनगर में नहीं आया है। मार्को पोलो पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। तो तद अनुसार यहां पर आपके पास ये कह रहा है किन यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? तो 1 2 3 4 5 सभी आए, केवल छठवां नहीं आया, मार्को पोलो नहीं आया। तो अगले पृष्ठ पे आप पहले विकल्पों को देखिए, बहुत सावधानी से चुनिएगा। विकल्प आपके सामने है, तदनुसार 1 2 3 4 5। तो आपके पास यहां पर विकल्प है ए, सही विकल्प है ए, सभी आए।
और कभी कभी इन यात्रियों को शासकों के साथ मैच दी फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में इन यात्रियों को मैच दी फॉलोइंग के क्रम में पूछा जा सकता है या फिर इनका क्रम लगाने के लिए दिया जा सकता है। फिलहाल मैंने आपको सारी बातें डिस्कस की हैं और आगे भी अभी डिस्कस करते रहेंगे। अगले प्रश्न पर नज़र डालें। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए उपाधियों से संबंधित है। उपाधियों से, कृष्णदेव राय से, साहित्य से बहुत सारे प्रश्न हैं, विदेशी यात्रियों से बहुत सारे प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखो आप, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय और देवराय प्रथम। जवाब जल्दी से आना चाहिए और सही जवाब है बुक्का प्रथम। सही जवाब है बुक्का प्रथम। गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप कहिए वो प्रश्न यद्यपि कि आगे शामिल किए गए हैं और अगर आप मुझे बताएं तो देवराय द्वितीय की एक उपाधि हमेशा पूछी गई है और वो है गज बेतेकर, हाथियों का शिकारी। क्लियर हो रहा है? कृष्णदेव राय की उपाधियां पूछी गई हैं, फिलहाल मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहां पे दो बातें आप डिस्कस कर सकते हैं। पहला ये कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसकी है, तो वो बुक्का प्रथम की है। और मैंने बताया कि गज बेतेकर और देवराज द्वितीय की बहुत सारी उपाधियां हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अगले प्रश्न पे नजर डालिए। क्वेश्चन 6 आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर के पतन के शीघ्र पश्चात, यानी कि वो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसके शीघ्र पश्चात विजयनगर की यात्रा की है और उस स्थान का दर्शन और वर्णन किया? ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। वो अब्दुल रज्जाक हैं या नूनिज हैं या सीजर फ्रेडरिक हैं या डोमिंगो पायस हैं? आई थिंक आप जवाब दे पाएंगे, सीधा सा जवाब है और ये है सीजर फ्रेडरिक। क्लियर हो रहा है? सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर की यात्रा की और उस स्थान का विशेष विवरण लिखा है। एज वेल यहाँ पर और भी नाम हैं। डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आया है? डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आया है? मैंने शायद अभी बताया है थोड़ी देर पहले, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ध्यान रखिएगा, अब्दुल रज्जाक, नूनिज आप सबको पता है, जवाब दीजिएगा। नूनिज किसके शासनकाल में आया है? मैं फिलहाल अभी नहीं बता रहा हूं, अगले प्रश्न में बताऊंगा। ये बताइए, ठीक चल रहा है सब कुछ? प्रश्न गलत तो नहीं हो रहे हैं आपके? अगर प्रश्न गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ गलती कर सकते हैं आप, लेकिन परीक्षा भवन में एक गलती बहुत नुकसान पहुँचा सकती है, ठीक है ना? तो अगर आप कहें तो हम लोग आगे बढ़ें। ये सीरीज़ कितनी आपके लिए लाभकारी साबित हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में विशेष तौर पर सभी छात्र लिखकर बताएंगे। ये सारी बातें आपके सुझाव, आपके उत्साह पर निर्भर करेंगी। बात समझ आ रही है आप सभी को? अगला सेक्शन तभी मैं डिस्कस करूंगा जब मुझे लगेगा कि आपने इससे लाभ उठाया है। अगले प्रश्न पर नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं का प्रकांड विद्वान था? जवाब आप बिल्कुल दे पाएंगे। तेलुगु और संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान था देवराय प्रथम या तिरुमल राय या बुक्का प्रथम या फिर कृष्णदेव राय? जवाब दे पाएंगे और बिल्कुल बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सही जवाब है कृष्णदेव राय। आई थिंक इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। वो तेलुगु भाषा के भी विद्वान हैं और संस्कृत भाषा के भी विद्वान हैं। और 2-3 बातें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यद्यपि कि वो सारे प्रश्न जो भी पूछे गए हैं वो 1 बाय 1 आपके सामने आते जाएंगे। जैसे कृष्णदेव राय का जो समय है
वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आया है कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहाँ है या किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो वो है कृष्णदेव राय। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, आपने ये फॉन्ट मैंने चेंज किया है, फॉन्ट का कलर मैंने चेंज किया है और थोड़ा सा इसकी थिकनेस मैंने बढ़ाई है। ये पहले से बेटर हुआ है, ये बताइएगा। देखने में प्रश्नों को मैंने प्रश्न का कलर अलग कर दिया है, ऑप्शंस जो सही हैं उनके जो कलर हैं वो चेंज कर दिए हैं, फॉन्ट जो मैं लिख रहा हूं वो अलग कर दिया है। सहूलियत हो गई है पहले से काफ़ी। ठीक है, ओके। ध्यान रखिएगा, इनके शासनकाल में जो एक प्रश्न और आता है, तेलुगु साहित्य के 8 प्रकांड पंडित जिन्हें सम्मिलित रूप से अष्टदिग्गज कहा गया है, अष्टदिग्गज कहा गया है या अष्टदिग्गज कहा गया है, कहाँ थे? तो ऑल ऑफ यू नो, कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे, तेलुगु भाषा के विद्वान थे। और एक चीज तो आपको पता है, अष्टप्रधान कहाँ पे है, मुझे बताइए, अष्टप्रधान कहाँ पे है? ये ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल विजयनगर साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं। अगर उससे जुड़ी हुई कोई बात आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान का संबंध है मराठा प्रशासन से और बेसिकली शिवाजी महाराज की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा गया है। शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा गया है। एक प्रश्न थोड़ा विषय से हट के पूछना चाहता हूं, पूछ लें? तुरंत जवाब दीजिए, पूछें या आगे बढ़ें? मुझे ये बताइए कि ऐसा माना जाता है कि इनके शासनकाल में संभवतः अष्टप्रधान का विघटन हो गया, अष्टप्रधान का विघटन हो गया। ये प्रश्न भी आया, वो हैं कौन, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विघटन की बात अगर आ रही है तो वो है संभाजी। ऐसा माना जाता है, विघटन, अष्टप्रधान का विघटन सा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने सारे प्रशासनिक अधिकार अपने मित्र और मंत्री कवि कलश को सौंप दिए। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि अष्टप्रधान का संभवतः संभाजी के काल में विघटन हो गया। क्लियर हो रही हैं बातें कि नहीं? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 10 आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उषा परिणय, उषा परिणय, ध्यान से रखिएगा, उषा परिणय नामक नाटक लिखा जिसमें उषा तथा अनिरुद्ध के विवाह का विवरण है? गंगा देवी, कृष्णदेव राय, माधव विद्यारण्य या फिर अल्लासानी पेदन्ना? उषा परिणय जवाब दे पाएंगे? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, और जवाब है कृष्णदेव राय। ठीक है ना? और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इन्होंने एक किताब अभी और लिखी है, आपको नाम पता, ये बहुत फेमस है, कई बार पूछी गई है, राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। मुझे बताइए कौन सी है वो? ऑल ऑफ यू नो, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। आमुक्तमाल्यद है ना? याद है? नहीं याद है तो फिर याद रखिए, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये उषा परिणय के रचनाकार कौन से हैं, इन्होंने करी? तो अभी हम कृष्णदेव राय की सारी किताबों को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप यहां पर ये किताब याद रखिए, उषा परिणय कृष्णदेव राय की है। गंगा देवी की पुस्तक कौन सी है, बताएंगे क्या? गंगा देवी की पुस्तक कौन सी है? गंगा देवी, मदुरई विजयम, ये भी पूछी गई है पुस्तक। मैं याद तो सही कर पा रहा हूं, मदुरई विजयम, ये गंगा देवी की पुस्तक है। ठीक है ना, याद रहेगा। अमुक्तमाल्यद अभी मैंने आपको बताया कृष्णदेव राय की पुस्तक है, ये भी आपको पता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देखिए। जामवंती परिणय नामक संस्कृत नाटक का रचनाकार कौन है?
जामवंती परिणय नामक संस्कृत नाटक का, तो यहां पर देखिए कितने प्रश्न हैं। पहली बात तो यह है कि जामवंती परिणय संस्कृत में है, क्या है, नाटक है, किसने लिखा है, कृष्णदेव राय हैं या फिर पेदन्ना है या फिर तेनालीरामन है या फिर तिम्मन है, बता पाएंगे। और यहां पर भी जवाब है कृष्णदेव राय, ठीक है, यहां पर भी जवाब है कृष्णदेव राय और जामवंती परिणय के रचनाकार हो गए कृष्णदेव राय। यानी कि यहाँ पर अभी आपने पढ़ा उषा परिणय, एक किताब ये भी हो गई कृष्णदेव राय की। एक आपने अभी पढ़ी है, मैंने बताया है, और ये सबसे ज़्यादा पूछी गई पुस्तक है इनकी, कृष्णदेव राय की आमुक्तमाल्यद। और तीसरी किताब यहाँ पर जामवंती परिणय। क्लियर हो रहा है। एक बात और बताइए, तेनालीरामन की पुस्तक कौन सी है? तेनालीरामन की पुस्तक कौन सी है? ये प्रश्न भी यूपीएससी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट में, यूजीसी में कई बार आया है, आप सभी को जानकारी होगी और मैं बता देता हूं। इनकी पुस्तक का नाम है पांडुरंग महामात्यमु। पांडुरंग महामात्यमु। क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, आगे बढ़ें। फाइनली क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए कृष्णदेव राय के द्वारा रचित ग्रंथ। देखिए ये तो सही हो गया कि किसने लिखा है, आमुक्तमाल्यद किसने लिखा है, तो कृष्णदेव राय। एक ही प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गया। अब वो कह रहा है विशेष तौर पर किस विषय से संबंधित है, राजनीति से, धर्म से, सामाजिक विषय वस्तुओं से या फिर आर्थिक गतिविधियों से। जवाब दे पा रहे हैं तो ठीक है, और सही जवाब है राजनीति से संबंधित है। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रश्न में कई प्रश्न मिल गए कि कृष्णदेव राय ने यहाँ पर कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो ये बता रहा है आमुक्तमाल्यद। मैंने यही प्रश्न में जवाब दे दिया, इसमें भी मैंने कई प्रश्न मिक्स किए हैं। फिर ये बात कह रहा है कि वो किस विषय में संबंधित है, तो वो राजनीति से संबंधित है। और इसकी भाषा क्या है? तेलुगु है। ये बात क्लियर है। क्या इसमें संस्कृत का भी प्रयोग हुआ है, हाँ या नहीं? इस प्रश्न का जवाब मैं आपको अगले लेक्चर में देने वाला हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने लगभग 60 से 65 प्रश्न डिस्कस कर दिए। एक ही प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्नों को मिक्स करके आपकी परेशानी को आसान बना दिया है। तो आज का लेक्चर आपके लिए कितना उपादेय था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके पहले कि मैं आज की आपकी क्लास को समाप्त करूं, आपके सामने ये मेरी बुकलेट है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं। इसमें आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की सारी जानकारी, परीक्षोपयोगी जानकारी मिलेगी। किताब की तरह नहीं है, ये एक रिविजनरी बुक की तरह है। अगर ये बुकलेट आप मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की बात को मैं समाप्त कर सकता हूँ। इजाज़त दें। धन्यवाद। नमस्कार।